Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. I am here present in front of you with yet another episode of discussion of selective problems for JEE Mains. हम आज के एपिसोड में एक बहुत ही बेसिक पर ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. मैं हर शिफ्ट यानी कि जनवरी या अप्रैल शिफ्ट की नहीं, मतलब अगर 6 शिफ्ट हैं जनवरी में तो लगभग 4 शिफ्ट में तो ये आना ही आना है. इस तरह का क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर अबाउट इट एज मच एज यू कैन, एंड व्हेन यू लीव द चैनल डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द लाइक. ठीक, और अगर आपको ये वीडियोस रेगुलरली अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल हैं, तो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको आप ज़रूर हिट करें. ठीक, yesterday only I was seeing my channel analytics and I found that almost 48.5% viewers currently are those who have not subscribed to our channel. ठीक, तो भाई ऐसा भी क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो क्यों ना एक सब्सक्राइब भी दबा दें, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, देयर आर सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आवर कंटेंट. ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम आज का काम शुरू करते हैं. और क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज का क्वेश्चन है आइसोमर्स पर. ना मैं कह रही हूँ स्ट्रक्चरल ना स्टीरियो, बल्कि वो क्वेश्चंस जहां पर आपसे टोटल आइसोमर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम ये क्वेश्चन लेने जा रहे हैं. और कितने तरह से पूछे जा सकते हैं, आपको लैंग्वेज में क्या सावधानी रखनी है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन स्टार्ट विथ इज हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10. तो एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फंडामेंटल को पूछने का होता है जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं और आपसे पूछा है कि भाई इसके कितने आइसोमर्स होंगे. ना ये मेंशन है कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल बताने हैं, ना ये मेंशन है कि स्टीरियो को शामिल करना है नहीं करना है, साइक्लिक एसाइक्लिक किसी की बात नहीं करी गई है, बस एक फॉर्मूला दे दिया. तो जब भी ऐसे फॉर्मूले से शुरुआत हो तो आपकी पहली जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि आप इस तरह के सवालों में सबसे पहले उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करेंगे. जैसे अब C5H10 है तो देखते ही हमें पता चलता है कि इसका DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है. एक इसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए. और क्योंकि C5H10 है मतलब सारे कार्बन ही एटम्स हैं, तो जो वो डबल बॉन्ड है वो भी कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए. अब इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको एक सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंशियल अप्रोच लेनी चाहिए. मतलब जैसे पहले सारे ओपन चेन हम लें, है ना, ओपन चेन लें तो C5 है, तो टू स्टार्ट विथ आप सबसे पहले 5 पेरेंट चेन में कार्बन हो और क्या केसेस हो सकते हैं वहां से शुरू करिए. ठीक, तो देखिए पहला केस हो सकता है 1 पेंटीन, फिर हम बढ़ते हैं 2 पेंटीन. ठीक, अब इन में आपकी इच्छा होगी कि मैं पाई बॉन्ड इधर भी लगा दूं इधर भी लगा दूं. चेक जो आपको रखना है वो हमेशा IUPAC नेम से रखना है कि अगर आपको कोई नया स्ट्रक्चर का ख्याल आए आप उसे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, और उसका IUPAC देकर चेक कर लीजिए कि आपकी प्रीवियस लिस्टिंग में वो रिपीट तो नहीं हो रहा है. अगर रिपीट हो रहा है तो डिस्कार्ड करिए, नहीं हो रहा है तो शामिल करिए. अब मेरे पास 5 पेरेंट चेन के साथ यही है. अब 4 की पेरेंट चेन मैंने शुरू करी, तब मुझे एक को ब्रांच में डालना पड़ेगा. एक को ब्रांच में डालते ही पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये या इसी का एक फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, ये एक ही बात होगी, राइट. देन दिस एंड दिस, ये 4 की पेरेंट चेन के पास मेरे 3 आइसोमर दिख रहे हैं. अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करी, स्टीरियो में चेक ही नहीं कर रही हूँ, ये एक ही है, या आप IUPAC से चेक कर सकते हैं. 3 की पेरेंट चेन अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूं तब आप देखिए मैं पाई बॉन्ड कहीं लगा ही नहीं सकती क्योंकि सारे ही
टेट्रावेलेंट हो चुके हैं, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, सो हम ये वाला केस जो है रिजेक्ट करेंगे, राइट, वी हैव टू रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर केस। और अब हम बढ़ते हैं साइक्लिक की तरफ। तो C5H10, सबसे पहले आप 5 की चेन बना लेंगे 5 की पैरेंट चेन के साथ साइक्लोपेंटेन। अब आप जब 4 की बनाएंगे तो आपके पास एक मिथाइल बच रहा है, उसे आप साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट में रख दीजिए, ठीक। अब हम बढ़ते हैं 3 की चेन के साथ। तो 3 में मेरे पास एक ही पर दोनों हो, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या फिर एक और एक इस तरीके से हो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक। लेकिन ये जो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, देखिए यहां ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, इसका सिस और इसका ट्रांस दो आइसोमर हो सकते हैं। सिस में देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, जब ये दोनों एक तरफ होंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो उसको ऑप्टिकल आपको फर्दर नहीं गिनना है। लेकिन ट्रांस जब होगा, मतलब एक मिथाइल इज ऑन वेज, 1 इज ऑन डैश, तब उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और इसलिए वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ट्रांस के आपको दो फॉर्मेट मिलेंगे, ट्रांस डेक्स्ट्रो, ट्रांस लीवो, ठीक। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसके अगर मुझसे टोटल आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं इस मॉलिक्यूल के, आई विल रिपोर्ट 3, सिस, ट्रांस डेक्स्ट्रो, ट्रांस लीवो, टोटल आप 3 आइसोमर्स इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे हो गए टोटल 3 आइसोमर्स। एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर और रह रहा है, इसको और ऐड कर लिया जाए। देखिए साइक्लोप्रोपेन के केस में एक और जुड़ सकता है, दैट इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक। इथाइल साइक्लोप्रोपेन और अगर हमारा जुड़ गया, अब हम काउंटिंग शुरू करें वापस, तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन नो GI नो OI, इसमें हम 1 कंसिडर करें। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हम ऑलरेडी कंसिडर कर ही चुके हैं कि इसमें हम 3 लेंगे, एक तो सिस जिसमें GI है बट OI नहीं, तो ओनली 1, एंड ट्रांस डेक्स्ट्रो, ट्रांस लीवो। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, अगेन नो GI नो OI, तो 1, साइक्लोपेंटेन 1, एंड मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज अगेन 1। तो टोटल जो आपके साइक्लिक आइसोमर्स आए हैं 3, 4, 5, 6, 7 साइक्लिक आइसोमर्स आपको यहाँ मिले हैं। आइए ओपन चेन एसाइक्लिक आइसोमर्स में गिनना शुरू करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल है नहीं, ऑप्टिकल कहीं नजर आ नहीं रहा है, तो दिस इज 1। इस पर्टिकुलर में yes there is a possibility of geometrical isomerism, this can exist into cis and trans, so इसकी काउंटिंग हम लेने वाले हैं as 2। यहाँ आते हैं, again there is no geometrical and optical, so we'll consider this as 1। again दोनों मिथाइल हैं, no GI 1, और इधर दोनों हाइड्रोजन है और ये OI हो नहीं सकता क्योंकि दोनों मिथाइल हैं, तो 1। तो अब हम अगर टोटल आइसोमर्स की काउंट वापस से लेना शुरू करते हैं, तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एसाइक्लिक हमारे आइसोमर्स जो आए हैं उसकी काउंट हमारी आई है 6, इंक्लूडिंग स्टीरियो हमारा आंसर है 6। साइक्लिक गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो साइक्लिक आइसोमर जो हमारे आ रहे हैं उसकी काउंट हमारी आ रही है 7। हमसे पूछा गया है, देखिए हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, तो जब भी ऐसी लैंग्वेज होगी आप कंसिडर करेंगे टोटल, और टोटल से आपका अर्थ होगा स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमर्स। आपको टोटल मतलब स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो टोटल जोड़कर लेने हैं, तो इसलिए आपका टोटल का आंसर यहां पर हो गया है 13, ठीक।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप रिपोर्ट करेंगे एज 13. देयर आर टोटल 13 आइसोमर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक, आपको हमेशा लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बाकी उसी तरह से सवाल बढ़ता चला जाएगा. इफ द सेम क्वेश्चन, how many structural isomers are there with molecular formula C5H10, मतलब आपको स्टीरियो कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल ही कंसिडर करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करेक्ट. उस कंडीशन में आप आंसर कितना रिपोर्ट करने वाले हैं? 10. आंसर इज 10. ठीक. टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब आप GI-OI की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हमने कंसिडर कर ली एंड दैट इज कमिंग 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स. अब यहां फिर ये नहीं लिखा है कि स्ट्रक्चरल कंसिडर करने हैं या सिर्फ स्टीरियो, तो वील कंसिडर बोथ. जब नहीं लिखा होगा आपको दोनों कंसिडर करने हैं. तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स एंड एसाइक्लिक आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10. चलिए, तो हम टोटल कंसिडर करेंगे और टोटल हमने देखा है कि एसाइक्लिक एंड साइक्लिक, एक 6 है एक 7 है. साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, राइट, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10. तो हमारे पास साइक्लिक आइसोमर्स का काउंट था 7, राइट. साइक्लिक इज 7 एंड एसाइक्लिक आइसोमर्स का हमारा काउंट है 6 और हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है. तो आप 1 मार्क करके आएंगे कि डिफरेंस ऑफ साइक्लिक आइसोमर माइनस एसाइक्लिक आइसोमर विल बी टेकन एज 1, राइट. ये 1 होगा. अब यहां पर एक बार मैं वापस इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि ये जो हमने करा है ये इंक्लूडिंग स्टीरियो था, राइट. टोटल साइक्लिक एंड टोटल एसाइक्लिक की बात यहां की गई थी. पर अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल हमसे पूछें तो देखिए जरा, स्ट्रक्चरल एसाइक्लिक आर 5, है ना, 1 2 3 4 5 एंड स्ट्रक्चरल साइक्लिक आर ऑल्सो 5. तो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता एज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल साइक्लिक आइसोमर्स एंड एसाइक्लिक आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम ही रहता. और ये जो फॉर्मेट मैंने रेड में अभी लिखा है ये पास्ट में किसी मेंस में आया हुआ है, तब आपका आंसर 0 हो जाता क्योंकि साइक्लिक आइसोमर्स भी 5 हैं स्ट्रक्चरल एंड एसाइक्लिक आइसोमर्स भी 5 हैं. आप डिफरेंस रिपोर्ट करते एज 0. ठीक, उस कंडीशन में आप 0 आंसर रिपोर्ट करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरल आइसोमर विथ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. क्योंकि यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन कर रहा है कि आपको इसको भी अपनी फाइनल आंसर में इंक्लूड करना है, तो क्या, और अगर ये इंक्लूड नहीं करने को कहता तो आपका आंसर क्या होता, ये दोनों बातें करें. ठीक, तो अगर इसने लिखा है इंक्लूडिंग दिस, अगर इंक्लूडिंग दिस की बात की गई है, इट मीन्स क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर की कहानी है तो ये आंसर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, दैट इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर विद दिस फॉर्मूला. तो इंक्लूडिंग दिस इज आंसर 10. पर अगर यही बात है ना, अगर ये क्वेश्चन लिखा होता और इफ इंक्लूडिंग
दिस इज नॉट मेंशन्ड, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता देन आंसर इज 9, तब आप आंसर 9 करके आते। और इसका सीधा कारण ये होता कि जैसे अगर क्लास में कुछ बच्चे हैं और मैं बोलूं हाउ मेनी पीपल आर फ्रेंड्स विथ ए, तो ए के कौन कौन दोस्त हैं, तो आप ए को काउंट नहीं करोगे, ए के दोस्तों को काउंट करोगे ना। तो इसलिए आपको उस समय ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन को आपकी टोटल काउंटिंग से हटाना है। आइए वापस से मैं फर्स्ट पेज पर आऊं। इसका मतलब है मुझे इसको नहीं कंसिडर करके बाकियों को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसलिए उस समय मेरा आंसर 9, इसलिए उस समय मेरा आंसर 9 होता है। ठीक, तो इस तरीके के सवालों में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई है, एंड आपको बहुत ही सीक्वेंशियल प्रोसीड करना है ना। आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया है सबसे पहले या तो पूरे साइक्लिक बना लीजिए या पूरे एसाइक्लिक बना लीजिए, और जो टोटल कार्बन काउंट है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के बाद आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पैरेंट चेन की काउंट में लेकर चलते चलिए। जैसे मैंने पहले 5 की पैरेंट चेन बनाई, फिर 4 की, फिर 3 की, साइक्लिक में भी इसी ऑर्डर में आप चलें। दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व सच क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और जगह बच्चे गलती करते हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को भी, विच इज ऑल्सो ऑफ आइसोमेरिज्म ओनली, इसे भी मैं यहीं कवर करूं। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। अब यहां देखिए कि हमें ब्यूटेन 2,3 डायोल के बारे में पूछा गया है। ये पहले मैं सिर्फ ब्यूटेन 2,3 डायोल के आपको फिशर प्रोजेक्शंस बताऊं। ये है हमारा एक स्ट्रक्चर, फिशर है ये, है ना। राइट और लेफ्ट में जो मैं लिख रही हूं इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। ये ऐसा ही नहीं है कि बस मैं कोई रंगोली की डिजाइन बना रही हूँ, इट हैज इट सिग्निफिकेंस। और आप मेंस की तैयारी के जस्ट बिल्कुल सिर पर खड़े हैं, तो आई एज्यूम आपको फिशर प्रोजेक्शंस वर्ड एकदम रिलेट होता है और आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये है आपका मीजो विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और दोनों ही एक्टिव हैं, तो ये कहलाएंगे इनैंशियोमेरिक पेयर। ये कहलाएंगे एक दूसरे की इनैंशियोमेरिक पेयर, और वो कहलाएंगे मीजो विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। इनैंशियोमेरिक पेयर विल सर्टेनली बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछा जाता टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, जब भी टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे जाए तो इट इज मीजो प्लस इनैंशियो। ठीक, अगर आपसे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछा जाए, ऑप्टिकल आइसोमर बोल रही हूं, मीजो प्लस इनैंशियो, ना कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोल रही हूं। वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड। नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर पूछा जाएगा तो आप इनैंशियो और मीजो दोनों को शामिल करके आंसर देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर वर्ड पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ इनैंशियोमर्स को, और क्योंकि यहां पर सिर्फ इनैंशियोमीजो है तो मैं अपने आप को इनैंशियोमीजो की बातों में लिमिट कर रही हूं। अगर कहीं डाइस्टीरियोमर्स होंगे उन्हें भी आप इसमें शामिल करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड आ गया है तो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, मतलब मीजोमर्स को अब आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, और इसलिए यहां सिर्फ इनैंशियो ही आंसर में होगा। So please be very careful. Number of optically active
और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होइए। हाँ, वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन है तो डिफरेंस फ्रॉम दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूल उसका टूवर्ड्स ओनली प्लेन पोलराइज लाइट ना, ये इससे अलग कैसे है? सिर्फ इसका बर्ताव टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलग है, इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक, और यही डेफिनेशन होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स की कि सच सेट ऑफ आइसोमर्स व्हिच डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। खैर, इस पूरी बात को समझते हुए आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ आई होगी। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर पूछे गए हैं? ये और ये दो आपका आंसर होगा इस कंडीशन में। यहां आप आंसर बी करके आएंगे, आंसर इज 2। हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव? तो आंसर इज 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स 3। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, अगेन स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है, ज्योमेट्रिकल तो इसमें होता नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल सेम रखा है, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ठीक, मॉलिक्यूल सेम है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हुए हैं, अभी हमने सॉल्व करा था। सो अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं तो आंसर अब आपका हो गया है 3 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। सो आंसर आप टिक करेंगे डी। ठीक, सो फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस जहां पर टोटल आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं या आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं, काफी बच्चों की शिकायत रहती है कि हमसे कुछ एक छूट जाता है। तो क्या प्रिकॉशन लेनी है? यू हैव टू गो वेरी सीक्वेंशियल। आपकी जो कार्बन काउंट है पहले DOU निकालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसके बाद आप एक एक करके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरेंट चेन की काउंट में प्रोसीड करिए। अच्छा, दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आप हवा में सॉल्व नहीं करिए कि दिख रहा है, नो, कभी भी नहीं। आप 100% उसको गलत करेंगे। ठीक, केमिस्ट्री या पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आपको एक रूल बनाना होगा, ऑलवेज अगर आपको आता भी है तो भी राइट ऑन पेपर, पेन का इस्तेमाल करिए, लिखिए, बिकॉज मोर सेंसेस यू विल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन द एक्यूरेसी विल डेफिनेटली इंक्रीज। सिर्फ ऐसे ऐसे करने में गलती के चांस ज्यादा हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे 30 सेकेंड में, आपको एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक, तो आपको लिखकर सवाल करना है, सीक्वेंशियल अप्रोच करना है, पहले सारे स्ट्रक्चर बनाइए, फिर एक एक में एनालाइज करके स्टीरियो करिए। ठीक, किसमें ज्योमेट्रिकल है, किसमें ऑप्टिकल है, एंड देन यू फाइनली रीड द लैंग्वेज अगेन कि आपसे सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है, सबका टोटल उस हिसाब से फिर अपने पूरे सेट में से काउंट करके आंसर दीजिए। क्योंकि एक ही कंपाउंड ऑलमोस्ट हर दूसरे साल पूछ लिया जा रहा है, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी में ऑल्टरनेट ईयर भी आया है, 2004 में भी आया था, ये 2006 में भी आया है। C5H10 भी 2 बार मेंस में अपीयर हुआ है विद डिफरेंट लैंग्वेज। तो वही कंपाउंड ये बार बार पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ चालाकी जो रखनी है, या रादर मैं कहूँ केयर जो रखनी है, वो है क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो इसी के साथ हम आइसोमर्स के क्वेश्चंस का ये डिस्कशन यहाँ खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को लेकर। तब तक कीप वॉचिंग अवर चैनल। मैं पहले ही आपसे मेंशन कर चुकी हूँ कि PYQs आपको पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थ्योरी आपको चाहिए, थ्योरी मिल जाएगी। सिर्फ ऑर्गेनिक के सिलेक्टिव क्वेश्चंस, PYQs का डिस्कशन चाहिए, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ये तीनों चीजें आपकी मेंस की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगी। ठीक, सो जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप द लाइक, subscribe our channel and share it as much as possible. So see you again in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.